Hello everyone, my name is Mirza Dilshad Beg and you are watching me on my channel English Classes with Mirza Sir। कंडीशनल सेंटेंसेस के पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप 0 और टाइप 1 के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 2 और टाइप 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं। इन सेंटेंसेस को एग्ज़ाम में भी बहुत पूछा जाता है। आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हो या फिर स्पोकन इंग्लिश में आपको बोलना हो तो आप टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो बोर्ड पर आज कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 के बारे में पहले पढ़ेंगे और बाद में हम कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 जो सेंटेंसेस होते हैं वो अनरियल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। देखिए, अनरियल होते हैं यानी इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये इमेजिनेटिव होते हैं यानी काल्पनिक होते हैं। मतलब प्रेजेंट में हम रहकर और कल्पनाएं करते हैं, या तो प्रेजेंट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में। हालांकि इनका किसी भी पास्ट एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता है। तीसरी चीज़ ये भी देखेंगे कि इम्पॉसिबल टू फुलफिल होते हैं। इनको फुलफिल करना पॉसिबल नहीं होता है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है, तो ये इम्पॉसिबल टू फुलफिल होते हैं। सबसे जो खास बात टाइप 2 में हमें याद रखना है वो सिर्फ इतनी सी है कि प्रेजेंट में रहकर हम फेक इमेजिनेशंस करते रहते हैं। फेक इमेजिनेशंस ऐसे करते रहते हैं कि जैसे यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, मेहनत नहीं की इसलिए पास नहीं हो सके, यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। तो अब इसको फुलफिल करना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी जो सेंटेंसेस होते हैं ये सब टाइप 2 में आते हैं जिसमें हम फेक इमेजिनेशंस करते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 जो होते हैं इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं। हालांकि टाइप 0 और टाइप 1 ये बिल्कुल इनसे अलग थे। अब जब हम टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले तरह के जो सेंटेंस होंगे उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा, उसमें कोई ना कोई एक्शन होगा, या फिर कोई पोजीशन होगा, या फिर कोई पोजीशन होगा। अब ये 3 जो वर्ड आए हैं, एक्शन, पोजीशन और पोजीशन, ये 3 वर्ड को हम पहले समझेंगे कि ये 3 वर्ड से क्या मतलब है। देखिए, सबसे पहले है एक्शन। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में जब हम एक्शन की बात करेंगे, यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता, यदि मैं मुंबई चला जाता तो हीरो बन जाता, यदि मैं उसे मारता तो मुझे सजा हो जाती, यदि वह मुझे बुलाता तो मैं चला जाता। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं इनमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन जब होगा तो उसमें वर्ब होगी, क्लॉज 1 में कोई ना कोई वर्ब होगी जो एक एक्शन वर्ब होगी, किसी ना किसी एक्शन की तरफ इशारा कर रही होगी। तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंस होंगे उनको बनाने का बिल्कुल सिंपल नियम है कि हम जो क्लॉज 1 होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। जबकि क्लॉज 2 में सिंपली हम क्या करेंगे, वुड, कुड या माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे कि यदि मैं मेहनत करता तो पास हो जाता। तो इसका क्लॉज 1 लेते हैं, यदि मैं मेहनत करता। इफ सब्जेक्ट हमारा है मैं, यानी इफ आई वर्कड हार्ड, इफ आई वर्कड हार्ड तो मैं पास हो जाता, तो के लिए कॉमा आ जाएगा, मैं पास हो जाता, मैं के लिए आई वुड सक्सीड या आई वुड पास। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यदि वह मुझे बुलाता तो मैं चला जाता। इसमें एक एक्शन वर्ब काम कर रही है, तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं इसी रूल के हिसाब से कि इफ ही इनवाइटेड मी, इफ ही इनवाइटेड मी। देखिए, इसमें जो एक्शन वर्ब है वो इनवाइट है। इफ ही इनवाइटेड मी आई वुड गो देयर, आई वुड गो देयर। यदि वो मेरा कहना मानता तो कामयाब हो जाता। इफ ही ओबेड मी ही वुड सक्सीड। अब देखिए, इसमें ये तो बात हुई एक्शन की, लेकिन इसमें मैंने ऑप्शन में कुड और माइट भी दे रखे हैं। इसका मतलब ऐसे सेंटेंसेस के क्लॉज 2 में कभी कभी थोड़ा सा सेंस बदल जाता है। जैसे अभी तो मैं कह रहा हूं कहना मानता तो वह पास हो जाता, तो वह कामयाब हो जाता। अगर हम इस बात को थोड़ा सा बदल के ऐसे कहें कि यदि वह मेरा कहना मानता तो वह कामयाब हो सकता था। अब जब हो सकने वाली बात आती है
तब हम वहां पर वुड के बजाय कुड का यूज करेंगे। इफ ही ओबेड मी ही कुड सक्सीड, तो वह पास हो सकता था। इसी तरीके से देखते हैं कि यदि वह मेरा कहना मानता तो शायद वह पास हो जाता। अब यहां पे संभावना की बात आ गई है और संभावना भी कम है। जब कम संभावना होती है तो वहां पर माइट का यूज करते हैं। इफ ही ओबेड मी ही माइट सक्सीड। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहां पर वुड, कुड या माइट तीनों का यूज किया है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज किया है। एक बात याद रखिएगा, ये फॉर्म क्लॉज 2 में इन तीनों तरीके के सेंटेंसेस में लगाई जा सकती है। अब एक्शन के बाद में दूसरा यहां पर ऑप्शन आप देख रहे हैं, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा, अधिग्रहण, किसी चीज के पास होने के लिए जब बात करी जाती है। यानी यदि मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं एक एंड्रॉयड फोन खरीद लेता। अब इस सेंटेंस को बड़ा गौर से देखिए, टाइप 2 का ही सेंटेंस है क्योंकि अनरियल है, इमेजिनरी है और इसमें आप प्रेजेंट में रह के कल्पना कर रहे हो कि यदि मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं एक एंड्रॉयड फोन खरीद लेता। तो इस सेंटेंस को अगर हम इस तरीके से बनाएं कि इफ आई हैड 10,000 रुपीज, क्योंकि हैड का यूज क्यों किया है? क्योंकि इसमें पोजीशन है, मेरे पास होते, उसके पास होते, तुम्हारे पास होते। तो ये पास होने वाली जो इंसिडेंट है उसमें हमेशा हमें पोजीशन का बोध होता है और जब भी पोजीशन होगा तो सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाएंगे। अच्छा, हैड लगाने का भी एक रीजन है, क्योंकि मेरे पास 10,000 रुपए तो है नहीं, तो जब जो चीज़ नहीं होती है और उसकी हम कल्पना कर रहे होते हैं तो हमेशा वो चीज़ पास्ट में आती है। जिस तरीके से ऊपर हमने कहा था कि यदि तुम मेरा कहना मानते, तो चूंकि उसने कहना तो माना नहीं, इसलिए यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक उसी तरीके से पोजीशन में भी यहाँ पर हमने हैज़ या हैव का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि यदि मेरे पास 10,000 रुपए होते, तो 10,000 रुपए नहीं है ना उसके पास, तो यहाँ पर पास्ट की फॉर्म लगा दी गई है हैड। तो इफ आई हैड, अब ऑब्जेक्ट क्या है? 10,000 रुपए। इफ आई हैड 10,000 रुपीज, तो मैं एक मोबाइल फोन खरीद लेता या मैं एक एंड्रॉयड फोन खरीद लेता। आई वुड बाय एन एंड्रॉयड फोन। सिंपल। या फिर देखिए, कुड का यूज भी इस सेंटेंस में ऐसे कर सकते हैं कि यदि मेरे पास 10,000 रुपए होते तो मैं एक एंड्रॉयड फोन खरीद सकता था। अब सकता था जब आ जाएगा तब हम वहां पे कहेंगे इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई कुड बाय एन एंड्रॉयड फोन। यदि मेरे पास 10,000 रुपए होते तो शायद मैं एक एंड्रॉयड फोन खरीद लेता। अब यहां पर संभावना है और वो भी 50% से लेस है, तो हम यूज कर सकते हैं माइट का। इफ आई हैड 10,000 रुपीज आई माइट बाय एन एंड्रॉयड फोन। तो यहां पर पोजीशन से और भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस देख सकते हैं कि यदि तुम्हारे पास नोट्स होते तो तुम तैयारी कर लेते। इस सेंटेंस को बना के देखते हैं, इफ यू हैड नोट्स यू वुड प्रिपेयर फॉर एग्जाम। बहुत सिंपल है, हमने इसी का यूज किया है टाइप 2 में क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के रूल्स के हिसाब से। चलिए आइए देखते हैं, थर्ड नंबर पे आता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अब यहां पर हम अपने आप को किसी और के रोल में रख के बात करते हैं। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो टैक्स कम कर देता। तो जब हम जो खुद हैं वो ना रहकर किसी और के रोल में ढलने की कोशिश करते हैं, किसी और को अपने स्थान पर रिप्लेस करते हैं, तो वहां पर ऐसी कंडीशन में हमेशा वर का यूज किया जाता है। यहां पर वॉज का यूज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप जो कल्पना कर रहे हैं वो तो आप हैं नहीं, आप भारत के प्रधानमंत्री तो हैं नहीं, आप तो जो हैं वही है ना। तो यहां पर वर का यूज किया गया है क्योंकि आपकी ये मात्र कल्पना है, ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये आपका अपना ख्याली पुलाव है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर क्लॉज 2 में सेम स्ट्रक्चर लग जाएगा, आई वुड रिड्यूस द टैक्सेस। सिंपल। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो टैक्स कम कर सकता था। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई कुड रिड्यूस द टैक्सेस। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो शायद टैक्स कम कर देता। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई माइट रिड्यूस द टैक्सेस। दैट्स सो सिंपल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको याद ना रहे या जो आपकी समझ में ना आए। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्शन, पोजीशन और पोजीशन से हमने किस तरीके से इन दोनों क्लॉजेस का यूज करके अलग अलग सेंटेंस बना दिए। गौरतलब बात यह भी है इसमें कि वुड, कुड और माइट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही है। इसके अलावा कई बार यहां पर वुड बी, कुड बी, माइट बी का भी यूज होता है।
और साथ में इसके जैसा स्ट्रक्चर होता है हमारा उसके हिसाब से कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग जाती है और कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लग जाती है। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर भी क्लॉज 2 में यूज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं टाइप 3 सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में टाइप 3 के सेंटेंसेस पे हम गौर करेंगे और टाइप 3 के सेंटेंसेस टाइप 2 से किस तरह से अलग हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि टाइप 3 के जो सेंटेंसेस होंगे सबसे खास पहचान उसकी ये होती है कि हम इसमें प्रेजेंट में रहकर पास्ट की उन घटनाओं पे पश्चाताप करते हैं, पछतावा करते हैं जिनको अब बदला नहीं जा सकता। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि ये महज एक ख्याली पुलाव होते हैं, इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई चेंज अब पास्ट में जाके नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से आप पछता रहे होते हैं। जैसे कि आइडेंटिफिकेशन की ही अगर देख लीजिए कि इसमें एक अनफुलफिल्ड विश होती है, यानी कि अनफुलफिल्ड विश का मतलब होता है एक ऐसी इच्छा होती है जो अपूर्ण होती है, जिसको आप पूरा नहीं कर पाए और आप बैठे हुए वर्तमान में उसकी पश्चाताप कर रहे हैं, उसको बात को लेकर पछता रहे हैं। इम्पॉसिबल टू फुलफिल, यानी इसको भी, इस विश को भी फुलफिल करना अब असंभव है क्योंकि वो वक्त तो बीत गया ना, वो इसलिए उसको पूरा नहीं किया जा सकता है। प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में बात करना, पश्चाताप करना। कई बार टाइप 2 और टाइप 3 सेंटेंसेस में बहुत हम लोगों से बहुत करीब से भूल हो जाती है, हम गलत स्ट्रक्चर का यूज कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ हमें सेंस देखना होता है कि हमारा सेंस क्या है। बात हम जो कर रहे हैं प्रेजेंट में रहकर क्या प्रेजेंट या फ्यूचर की कर रहे हैं, या प्रेजेंट में हम जो बात कर रहे हैं वो किसी पास्ट की ऐसी इंसिडेंट के बारे में कर रहे हैं जो कि पीछे हो चुकी है और उसे हम बदल नहीं सकते। तो जैसा सेंस होगा उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर लगेगा। इस बात को बड़ा ध्यान में रखना है, वरना यहां पर गलत अगर हमने क्लॉज का यूज कर दिया तो फिर हमारा सेंटेंस टोटली गलत हो जाएगा। तो देखिए, जब हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के बारे में पछताएंगे तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। हिंदी में जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अगर मैं बोलूं कि यदि वह उस वक्त कठिन परिश्रम कर लेता तो सफल हो जाता। अब देखिए, इसमें पास्ट की बात हो रही है, इसका मतलब यह है कि पास्ट में उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वो सफल नहीं हो सका। अगर वो उस वक्त कठिन परिश्रम कर लेता तो सफल हो जाता। तो यहां पर देखिए स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ में हैड आएगा, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड या ही वुड हैव सक्सीडेड। इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएंगे, या हम ऐसे कहें कि यदि वह उस वक्त कठिन परिश्रम कर लेता तो वह कामयाब हो सकता था। तो हमारे स्ट्रक्चर में ये कुड हैव आ जाएगा। इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही कुड हैव पास्ड। यदि वह उस वक्त कठिन परिश्रम कर लेता तो शायद पास हो जाता। अब यहां पॉसिबिलिटी की बात आ गई, प्रोबेबिलिटी की बात आ गई। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही माइट हैव पास्ड, ही माइट हैव पास्ड। दूसरा सेंटेंस आता है एक्शन के बाद में पोजीशन। हम क्या कर रहे हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की किसी ऐसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जिसको अब बदला नहीं जा सकता, जो हमारे हाथ से निकल गया है। तो वहां पर हम क्या करेंगे कि हम दो हेड का यूज करेंगे। दूसरा सेंटेंस जो है जो कि पोजीशन के लिए आया है। अब यहां पर इस पोजीशन के सेंटेंस के लिए गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर हम एक हेड के बजाय दो हेड का यूज कर रहे हैं। दो हेड का यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यहां पर हम पास्ट की उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर बात कर रहे हैं जिसको अब चेंज नहीं किया जा सकता। तो देखिए एक सेंटेंस देखिए, यदि उस वक्त मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई हैड हैड मनी दैट टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। दूसरे तरीके से देखिए, इफ आई हैड हैड मनी एट दैट टाइम आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तीसरे तरीके से देखिए, इफ आई हैड हैड मनी एट दैट टाइम आई माइट हैव हेल्प्ड यू। फर्क सिर्फ इतना है टाइप 2 और टाइप 3 में कि टाइप 2 का जो हमने सेंटेंस बोला था उसमें हमारा जो सेंस था वो सिंपली प्रेजेंट में हम रहकर प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में बात करते होते थे कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं बंगला खरीद लेता। लेकिन यहाँ पर हम प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट या फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात उस पॉइंट ऑफ टाइम की कर रहे हैं जो बीत चुका है, जो निकल चुका है। तो हम इसमें दो हेड का यूज करेंगे। इफ आई हैड हैड मनी दैट टाइम आई वुड हैव हेल्प यू। दूसरा का एग्जाम्पल और देख लीजिए, यदि
मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर देता। फिर इस सेंटेंस को देखिए, इफ आई हैड हर कॉन्टैक्ट नंबर एट दैट टाइम आई वुड हैव कॉल्ड हर। तो इन सेंटेंसेस में हमने देखा कि पास की बात हो रही, मेरे पास, तुम्हारे पास, उसके पास। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, 2 बार हैड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट की किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो 2 हैड लगेंगे। और साथ में यहाँ पर वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जिसमें बात हो रही है पोजीशन की। जैसा कि टाइप 2 में भी हमने पोजीशन की बात करी थी, तो ये जो पोजीशन की बात हो रही है जिसमें हम अपने को किसी और के रोल में रिप्लेस करके बात करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जहां पर हमने वर का यूज किया था, अब टाइप 3 में हम हैड बीन का यूज कर रहे हैं। हैड बीन का यूज करने का सिर्फ रीजन यही है क्योंकि अब हम प्रेजेंट में रहकर पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि यदि उस वक्त मैं एक शिक्षक होता तो बच्चों की मदद कर देता। इफ आई हैड बीन अ टीचर देन आई वुड हैव हेल्प्ड माई स्टूडेंट्स। तो देखा आपने, यहां पर टाइप 2 में वर का यूज किया गया था क्योंकि आप प्रेजेंट में रहकर प्रेजेंट या फ्यूचर की कल्पनाएं कर रहे थे, इमेजिनेशंस कर रहे थे। लेकिन यहां पर आप बीते हुए किसी पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं जिसको अब आप चेंज नहीं कर सकते, यानी अब आप अपने स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो समय बीत चुका है। इसीलिए यहां पर वर की जगह पर हैड बीन का यूज किया गया। इफ आई हैड बीन अ टीचर देन I would have helped my children. If I had been a teacher, then I could have helped my children. If I had been a teacher, then I might have helped my students. तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने टाइप 2 और टाइप 3 ये दोनों ही तरह के सेंटेंसेस को बहुत ही कम वक्त में सीखा है आज। और इनकी और जब हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ सेंटेंसेस को एक्सरसाइज में हम बना के प्रैक्टिस करेंगे, तब बेशक हमारे ये सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगली वीडियो लेक्चर में आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। हमारे वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम।